बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज दो नए टॉपिक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरा टॉपिक हमारे पास है लेटमर डायग्राम। रिडॉक्स रिएक्शन से आप फेमिलियर हैं बहुत। हम जब से हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की है उसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो है टॉपिक उसको कवर किया और अब तक हमने जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे कि जब हमने सेल पोटेंशियल किया या हमने जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किया या इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उसमें हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट हमने देखा। उसी को लेकर चलेंगे तो इसको थोड़ा सा मज़ीद इलेबोरेट कर लेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है और साथ में हम पढ़ेंगे आज लेटमर डायग्राम। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में अगर देखें तो पहले हम इनिशियली उसको देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। नॉर्मली जब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहे हैं तो उसमें हम ये देखते थे कि गेन ऑफ द ऑक्सीजन इज़ ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ द हाइड्रोजन इज़ द रिडक्शन, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि लॉस ऑफ द हाइड्रोजन इज़ द ऑक्सीडेशन एंड द लॉस ऑफ द ऑक्सीजन इज़ द रिडक्शन। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम अब जो है टोटली इलेक्ट्रॉन बेस्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन बेस्ड सारी बातें कर रहे हैं, सो दैट इसकी जो हम नई तो नहीं कहना चाहिए, यानी कि इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करेंगे तो लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और जहाँ पर गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम कहते हैं कि ये रिडक्शन हो रही है। तो इसको याद करने के लिए मैंने जब आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ाया तो मैंने आपको इसकी अलहदा से कुछ टिप्स दी थी और जब मैंने आपको इलेक्ट्रो केमिकल सेल पढ़ाया तो उसके अंदर इसको अलहदा से टिप्स दी थी। वो डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर कि एनोड पर क्या हो रहा है और एनोड किस जगह पर होता है एंड कैथोड पर क्या हो रहा है। लेकिन हमने अगर जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है तो हम इसके लिए याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन के लिए हम वर्ड याद रखेंगे ऑयल का। ठीक है, और जो हमारे पास रिडक्शन है उसके लिए हम याद रखेंगे वर्ड रिग का। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन जो है वो हमारे पास लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीडेशन ऑयल से हम इसको कंसीडर करते हैं, ऑयल से यानी कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द रिग जो है वो रिडक्शन इज द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो और इसको एक और नए तरीके से भी हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा तो उसके अंदर हम देखते थे कि जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का बढ़ता था तो हम कहते थे कि ऑक्सीडेशन हो रही है और जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का घटता था तो हम कहते थे कि वो रिडक्शन हो रही है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी यू ऑल नो अबाउट इट, लेकिन ये एक जस्ट प्रीव्यू लिया हमने। जैसे कि अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस तरह का एक रिएक्शन लिखा हुआ है और उसके ऊपर आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है, अब हमने यहाँ से ये देखना है कि किस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पर रिडक्शन हो रही है। तो जिंक 0 से +2 में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है वहाँ ऑक्सीडेशन होती है। कॉपर +2 से 0 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से जो ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज करता है तो हम इसको कहते हैं कि इसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर हमने आपको ऑक्सीडेशन ये डिफरेंट तरीक़ों से लिख के दी है कि ये क्रोमियम ऑक्साइड है, आयरन है, क्रोमियम है और आयरन इस फॉर्म में आ रहा है। तो क्रोमियम की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ऑक्सीडेशन नंबर था वो +6 था और यहाँ पर जाकर वो +3 हो गया। आपने जस्ट ये जो आपका ये जो न्यूमेरिकल यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने हैं ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये आपको दिए जाएंगे बिकॉज दिस इज़ टोटली फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो ये है ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इसके अंदर हमारा मेजर टॉपिक नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर, ये आप लोग पहले क्लासेस में कर चुके हैं, 6th सेमेस्टर में इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर फॉर एग्जांपल ये नंबर दिए गए हैं इसके ऊपर तो यहाँ से आपने ये देखना है कि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये +6 से
+3 की तरफ मूव कर रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, +6 से +3 की तरफ जा रहा है। तो जब रिड्यूस होता है तो हम कहते हैं कि रिडक्शन हो रही है। आयरन यहाँ से +2 से +3 की तरफ जा रहा है, सो दैट इट मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज कर रहा है, +2 से +3 की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम टाइप के जो रिएक्शंस हैं दे मस्ट और दे शुड बी रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी एग्जांपल्स होती हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का चेंज नहीं हो रहा होता, तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो हमने प्रीवियसली ये जो एग्जांपल्स किए एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, यानी कि उसकी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो ऐसा रिएक्शन एज अ होल रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इसके अंदर भी देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी, ये पूरा मतलब एक रिएक्शन है ना, हाफ रिएक्शन नहीं है, ये फुल रिएक्शन है। फुल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साइड बाय साइड एक ही रिएक्शन के अंदर हो रही हों तो उसको हम कहते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। सो दैट बेसिकली जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट सेल के अंदर, कंप्लीट रिएक्शन के अंदर दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड चल रही हों, उसको हम कहते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। सो दैट ये भी रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। और यहाँ हमने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन हों। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमने एक एग्जांपल लिखी है जिसके अंदर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि Ag के ऊपर +1 है, N के ऊपर +5 है, O3 के ऊपर -2 है, Na के ऊपर +1 है और Cl के ऊपर -1 है। यहाँ पर अगर हम, यानी कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रही तो इट मीन्स कि वो रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो कहने का मकसद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि Ag जो है वो +1 में था, यहाँ पर भी Ag +1 में है, Cl यहाँ पर -1 में था, यहाँ पर भी Cl -1 में है, Na यहाँ पर +1 में था, यहाँ पर भी +1 में है, N +5 में था, यहाँ पर भी N +5 में है और O3 जो है वो -2 में था, यहाँ पर भी O3 जो है -2 में है। तो ये रिएक्शन तो प्रोसीड कर रहा है बट ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। सो दैट इस एग्जाम्पल को देने का मकसद ये है कि अगर हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, नहीं, तमाम टाइप के रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। उनमें से कुछ सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं, सिर्फ रिडक्शन रिएक्शंस भी हो सकते हैं और उनमें से कुछ में ना तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी ना रिडक्शन हो रही होगी बट रिएक्शन हो रहा होगा। अब हमने देखनी है कि रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो तो रहे हैं, यानी है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन वो किस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है। इसकी हमारे पास 5 टाइप्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि हीट देने से अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड बाय साइड चल रही है तो हम इसको कहते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन होना ना, तो डिकम्पोज हो जाना। सो दैट Ag2O, इसको हमने हीट दी तो Ag का जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 और 1/2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ से आपने निकालना ये होता है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पर रिडक्शन हो रही है, और ये आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले टॉपिक में इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। कि आप यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से +1 से Ag2 जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका रिड्यूस हो रहा है। सो दैट इसके ऊपर रिडक्शन हो रही है और यहाँ से -2 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, 0 से आगे फिर पॉजिटिव की तरफ है ना। सो दैट यहाँ से ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज कर रहा है, सो दैट यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो थर्मल यानी यहाँ पर 2 बातें हमने प्रूफ कर दी। एक बात तो ये कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं जिसकी वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है नॉट एग्जांपल टाइप है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। पहले तो हमने ये देखना होगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है भी या नहीं। तो ये आपको अगर ऐसे एग्जांपल दी जाए कि बताइए कि ये कौन सी, ये प्रूव दैट इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन एंड विच टाइप ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज इट,
तो आपको वो प्रूफ करना होगा, या आपको इसके MCQs में लिख दिया जाता है, एक एग्जांपल दी जाती है और नीचे लिख दिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, दिस रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और अकेला रिडक्शन। तो आपने उसके ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हुए पहले फाइंड करना है कि क्या ये यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 से +2 की तरफ बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि इस पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ से अगर यहाँ पर देखें हाइड्रोजन को लेकर, तो हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, सो दैट क्लोरीन को तो हम सेम है ना, तो यहाँ से यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, सो दैट यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, सो दैट इट विल बी रिडक्शन। अच्छा, और डिस्प्ले, इसका मतलब है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये रिडॉक्स रिएक्शन की क्या कहना चाहिए, लाइक रिडॉक्स रिएक्शन की जो लाइक जिसको हम कह सकते हैं कि उसके लिए नेसेसरी थिंग है कि दोनों साइड बाय साइड चलें। रिडॉक्स रिएक्शन की नेसेसरी थिंग है, शर्त है कि वो दोनों साइड बाय साइड चलें, सो दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइड बाय साइड चल रहे हैं, तो ये हम कहलाएगा कि हाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इसके अंदर जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद ऐड हो गया ना, यहाँ देखिए हाइड्रोजन को इसने ओमिट किया यहाँ से और खुद यहाँ पर आगे डिस्प्लेस कर दिया उसने हाइड्रोजन को, सो दैट इस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। फिर आ जाता है हमारे पास थर्ड टाइप जिसको हम कहते हैं कम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले आपने कम्बिनेशन पे नहीं जाना, पहले आपने रिडॉक्स रिएक्शन फाइंड करना है कि क्या इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो आपको जब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर दिए जाएंगे तो उससे आपने पहले ये फाइंड कर लेना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सो यहाँ पर 0 से Mg की जो 0 से ऑक्सीडेशन नंबर जो +2 की तरफ मूव कर रहा है, सो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन है। और यहाँ से +0 से -3 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन है। पहली शर्त तो पूरी हुई कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइड बाय साइड चल रहे हैं, इट मीन्स कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों का कम्बिनेशन हो रहा है, सो दैट इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसको हम कहेंगे कि कम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। ये उसकी दूसरी एग्जांपल है, इसको आप खुद देखें कि किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ये कम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो कि जिसमें यानी कि एक ही जो एलिमेंट है, एक ही जो एलिमेंट समझ लें या कंपाउंड है या कोई आपका कंपाउंड है, वो अंडर ऑक्सीडेशन भी जाए और वही अंडर रिडक्शन भी जाए, यानी कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा हो और एक ही एलिमेंट रिडक्शन भी कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल P4 जो है उसका वो जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर 2 प्रोडक्ट्स देता है, एक PH3 देता है और एक NaH2PO2 देता है। ठीक है, पहले अब हम इनका पहले देख लेंगे कि क्या रिडॉक्स रिएक्शन की शर्त पूरी हो रही है। तो ये P0 से इस वाले अगर प्रोडक्ट की तरफ आते हैं तो -3 बना रहा है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना -3 है, सो दैट 0 से -3 पे जा रहा है, इसका मतलब है कि कम हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। अब दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि P0 से इसमें +1 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, सो दैट P0 से +1 की तरफ जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है। इट मीन्स कि P4 0 जो है वो 2 तरह के प्रोडक्ट दे रहा है, एक प्रोडक्ट के अंदर वो एज एन अंडरगोज रिडक्शन प्रोसेस और एक प्रोडक्ट के लिए वो अंडरगोज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सो दैट जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी एक एलिमेंट के ऊपर, यानी एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस से पास होता है, तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ये है I2 की। I2 KOH के साथ मिलकर 2 प्रोडक्ट्स बनाता है, वाटर तो हम नहीं कंसीडर करें, KI और KOI। ठीक है, अब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर था यहाँ पर 0 था और हम देखेंगे कि ये 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है। पहला प्रोडक्ट KI -1 बना रहा है और दूसरा प्रोडक्ट KOI +1 बना रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को हम देख रहे हैं, सॉरी आयोडीन को देख रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पर 0 से -1 की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। और दूसरा प्रोडक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 से +1 की तरफ जा रहा है आयोडीन, सो दैट यहाँ पर जो है
ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट पर ये ऑक्सीडेशन हो रही है, सो दैट ऐसा एलिमेंट या ऐसा रिडॉक्स, ये यहाँ पर शर्त तो पूरी हो गई कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो यानी कि ये है तो रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही एलिमेंट परफॉर्म कर रहा है, एक ही एलिमेंट दोनों प्रोसेसेस को पास करके दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स दे रहा है, सो दैट ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो है विद दिस प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ये हमारे पास इसकी 4 टाइप्स थी। 5वीं टाइप जो है वो हम कहलाते हैं, इसको हम कहलाते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, कंप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन की तरह का, लेकिन वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 0 से ऑनवर्ड चलता था, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें कि 0 एलिमेंट का यहाँ पर एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती थी, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता था, लेकिन इसके अंदर और वो जाता था या तो पॉजिटिव की तरफ या तो पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ, या नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ, लेकिन ये उसका ऑपोजिट है तो वही कि एक ही एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट में एक ही एलिमेंट अपने रिएक्टेंट से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लेकर आता है डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टेंट होता था और प्रोडक्ट 2 बनाते थे। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट एक बन रहा है लेकिन रिएक्टेंट 2 हैं, और वो दोनों रिएक्टेंट सेम एलिमेंट रखते हैं और वो एलिमेंट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के अंदर जाता है। यहाँ पर आप देखें H2S नेगेटिव 2 है और SO2 पॉजिटिव 4 है, तो यहाँ से नेगेटिव 2 इसके ऊपर आ रहा है तो 0 की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव 2 से 0 की तरफ और पॉजिटिव 4 से यहाँ पर डिक्रीज करके 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से पॉजिटिव 4 से डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे, और यहाँ से जो है नेगेटिव 2 से ये जो है इंक्रीज करके 0 की तरफ जा रहा है, सो दैट इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर जो है वो रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी 5 टाइप की इसकी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम टाइप्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन लेते हैं। इसको थोड़ा सा रिवीजन दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं कि पहला जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन था, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, तीसरा कम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, चौथा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन और 5वां कंप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम आपके प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर आई थिंक सो सेल पोटेंशियल वाला लेक्चर है, उसके अंदर हम ये थोड़ी सी इस डायग्राम को हम उसको देख चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये थर्मोडायनेमिक्स यानी कि इससे रिलेटेड आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है ये हम इसको अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। लेकिन अब जो हम रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखेंगे वो ये वाली इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर डेल्टा जी का और ई नॉट का आपस में रिलेशनशिप है। बाकी भी इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन नाउ वी विल जस्ट वर्क विद डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट के साथ हम काम करेंगे, ठीक है। तो इसके जो है असाइनमेंट इसकी ये है कि आपने यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी की रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर ऑफ द सेल के अंदर हम इसको कर चुके हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के अंदर हम कर चुके हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स वहाँ पर आप मौजूद भी हैं और आप बाकी प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने कंप्लीट किया है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, लेटमर डायग्राम तो लेटमर डायग्राम क्या होती है? लेटमर डायग्राम एक्चुअली एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है सेल पोटेंशियल की या रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा की फॉर द हाफ रिएक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, एक बात सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, वो डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। तो जब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जब रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, रेदर वो रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, वो डिफरेंट होगा। जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी तो उसका ई नॉट की वैल्यू भी चेंज आएगी, है ना, ऐसा ही होगा।
तो ये वो है लेटमर डायग्राम एक्चुअली डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उनसे रिलेटेड उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डाटा है उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है। दोबारा बताती हूँ कि डिफरेंट एक ही एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम कंबाइंड रिडॉक्स पोटेंशियल कहेंगे, रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा कहेंगे। तो किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर उनका जो रिडॉक्स पोटेंशियल का डाटा है उसको डायग्रामेटिकली अगर प्रेजेंट कर दें तो उसको हम लेटमर डायग्राम कहते हैं। दोबारा बताती हूँ, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर रिडॉक्स पोटेंशियल के डाटा के साथ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को लेटमर डायग्राम कहते हैं। तो इसके लिए हम इसको हम लेटमर डायग्राम बनाते कैसे हैं, मैं आपको इसकी घबराए नहीं, अगली वाली स्लाइड के अंदर आपको इसको बिल्कुल अच्छे से इस डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे दी जाती हैं और उनके साथ ई नॉट की वैल्यूज़ दे दी जाती हैं। हमें उन ई नॉट की वैल्यूज़ और ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर एक डायग्रामेटिक वे में लिखना होता है, उसको हम कहते हैं कि ये लेटमर डायग्राम है। तो हम क्या करते हैं, उसको लेटमर डायग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को राइट साइड पे लिखते हैं, यानी कि हाईएस्ट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर एंड में उससे कम। और फिर हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जो आपको वैल्यूज दी गई होंगी उनको एरो डाल के उसके ऊपर लिख देते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास। इसके अंदर आपको दिया गया है कि आयरन 0 की फॉर्म में भी है, आयरन +2 की फॉर्म में भी है, आयरन +3 की फॉर्म में भी मिलता है, आयरन +6 की फॉर्म में भी मिलता है, आयरन FeO4 -2 की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, ये आपको ये पूरा आपको डाटा दे दिया जाएगा और फिर आपको कहा गया है कि आयरन +2 से आयरन में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको दिया जाएगा, आयरन +2 से आयरन में कन्वर्ट हो रहा है और उसकी ई नॉट की वैल्यू इतनी है। आयरन +3 से आयरन में कन्वर्ट हो रहा है और उसकी ई नॉट की वैल्यू इतनी है। आयरन +3 से आयरन 2 में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में कन्वर्ट हो रहा है और उसकी ई नॉट की वैल्यू इतनी है। आयरन FeO4 -2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू इतनी है। अब इसकी लेटमर डायग्राम लिखें। ठीक है, तो हमने अपनी इन दो शर्तों को लेकर चलना है। सबसे पहले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको हम लेफ्ट साइड पर, ये है हमारे पास, इनमें से जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है, हाँ ये भी मैं आपको बताना भूल गई कि जो हाइड्रोजन H2O या इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं उसको लेटमर डायग्राम के अंदर ओमिट कर देते हैं। ये इसके अंदर ओमिट नहीं करते, ये तो इक्वेशन उन्होंने आपको दी होगी ना, तो लेकिन जब हम लेटमर डायग्राम लिखेंगे इससे लेकर तो हम इन चीज़ों को ओमिट कर देंगे। हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है, वाटर है, दिस एंड दैट, सो दैट पहली बात हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने H2O, H+ या इलेक्ट्रॉन वगैरह को इस डायग्राम में नहीं लिखना और आखिर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एरो पुट करके उसके ऊपर लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई। आगे चलते हैं, ये आ गई हमारे पास, कैसे लिखेंगे लेटमर डायग्राम। सबसे पहले हमने कहा कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर देखा कि Fe+6 दिया गया है। Fe+6 जब इसको दिया जाएगा, यहाँ पर मिसिंग है, Fe+6 है, तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन के लिए Fe+6 है, उसको हमने इस साइड पे लिख दिया। फिर हमने कहा कि फिर लोएस्ट एंड लोएस्ट की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद यहीं से देख लेते हैं ना, Fe+6 मैंने ये लिख दिया। उसके बाद दूसरी कौन सी है, Fe+, ये वाला, उसके बाद Fe+3, उसके बाद Fe+2, उसके बाद Fe और उसके बाद बस ये इक्वेशंस में से मैं उठा रही हूँ। यहाँ पर उन्होंने जस्ट हमने ये बताया कि आयरन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मौजूद होता है। Fe+6 इस कंपाउंड के अंदर मैंने बताया, ठीक है, इसको अलग से नहीं मैंने लिखा, ये इसी की एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है पहले आपने इनको अरेंज कर लिया,
ये ज़रा गौर से देखेंगे, आराम से करेंगे, आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को लेफ्ट साइड पर, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली दे दी, ठीक है। और फिर एरो पुट करके या लाइन पुट करके जो उनका FeO4 से Fe पॉजिटिव 3 में जा रहा था, तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया वो उसके ऊपर लिख दिया। E नॉट इस इक्वेशन के अंदर 2.20 वोल्ट था, वो मैंने इसके ऊपर लिख दिया। फिर दूसरा Fe पॉजिटिव 3 से Fe पॉजिटिव 2 में जा रहा है, तो ये वाली इक्वेशन है, Fe पॉजिटिव 3 से Fe पॉजिटिव 2 में जा रहा है, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है 0.77 वोल्ट, ये दिया जाएगा आपको, वो आपने इसके ऊपर लिख दिया 0.77 वोल्ट। फिर Fe पॉजिटिव 2 से, अब ये वाली इक्वेशन तो इस्तेमाल नहीं हुई, Fe पॉजिटिव अभी नहीं इस्तेमाल हुई, Fe पॉजिटिव 2 से Fe में जा रहा है, Fe पॉजिटिव 2 से Fe में जा रहा है, तो Fe पॉजिटिव 2 से जो Fe में जा रहा है उसकी जो वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की है वो 0.47 वोल्ट दी गई है। अब एक आखिरी इक्वेशन बच गई है ये वाली हमारे पास, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि Fe पॉजिटिव 3 से Fe में डायरेक्ट जा रहा है, यानी कि ये तो बिल्कुल मतलब सीक्वेंटली जा रहा था ना। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि Fe पॉजिटिव 2 से Fe पॉजिटिव 3 से Fe पॉजिटिव 2 वाला नहीं, बल्कि Fe पॉजिटिव 3 से डायरेक्टली Fe में जा रहा है। Fe पॉजिटिव 3 ये वाली इक्वेशन, Fe पॉजिटिव 3 से Fe में डायरेक्टली जा रहा है, तो Fe पॉजिटिव 3 से Fe में डायरेक्टली जा रहा है। तो इस वाली, इसके अंदर उन्होंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको दिया वो दिया -0.057 वोल्ट। बस ये जो लिखना है इसको हम कहते हैं कि लेटमर डायग्राम राइट अप की है। ये जो आपने लिखा है इसको हम कहेंगे कि ये आपने लेटमर डायग्राम राइट अप कर ली। अब पहले लेटमर डायग्राम आप राइट अप करते हैं। बाज़ दफ़ा ये लेटमर डायग्राम आपको लिखने के लिए दी जाती है, बाज़ दफ़ा ये लेटमर डायग्राम से आपको कहा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें, गिब्स फ्री एनर्जी निकालें, कुछ भी, यानी कि गिब्स, ये जैसे ये वाला ये मैंने लिखा है फार्मूला, और इसके लिए जो बड़ा फेमस फार्मूला है वो ये है कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट आपने इस्तेमाल करना है इस पूरी मोस्टली, जिसके अंदर दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, या तो डेल्टा G की पूछा जाएगा या आपसे E नॉट पूछा जाएगा, या आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो रिएक्शन है ये फिजिबल है या नहीं फिजिबल, ठीक है। तो फिजिबल और नॉट फिजिबल ये भी हम पहले कर चुके हैं कि अगर तो डेल्टा G जो लेस देन 0 होगा, यानी डेल्टा G की वैल्यू अगर नेगेटिव में आएगी तो वो रिएक्शन फिजिबल होगा, और अगर डेल्टा G की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई यानी कि पॉजिटिव की तरफ आई तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा। और डेल्टा G की वैल्यू इस फॉर्मूले से अगर देखें तो डेल्टा G की वैल्यू के लिए नेगेटिव कब होगी, जब हमारे पास E नॉट पॉजिटिव होगा। अगर E नॉट ही हमारे पास नेगेटिव में आ गया तो फिर नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर तो डेल्टा G पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। जब डेल्टा G पॉजिटिव की तरफ चला गया तो वो रिएक्शन नहीं हो सकता। इस बात को ज़रा ध्यान से दोबारा सुनना है कि डेल्टा G जब लेस देन 0 होता है तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है। लेकिन जब डेल्टा G पॉजिटिव आना शुरू हो जाए, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाए, 0 से ऊपर की वैल्यूज आने लग जाएं, 1 2 3 4 0 प्लस में आने लग जाएं, तो हम कहते हैं कि वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता। तो अब इस चीज़ का आइडिया कैसे लगा सकते हैं, हम सिर्फ E नॉट से भी इसका आइडिया निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास E नॉट पॉजिटिव में आ रहा है, अगर यहाँ पर E नॉट की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू डेल्टा G की, तो इसका मतलब फिजिबल है। इसका मतलब पूरा ना भी परफॉर्म करें, हमें E नॉट की वैल्यू पता चल जाए तो हम फिजिबिलिटी सिर्फ निकाल सकते हैं, वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन फिजिबिलिटी निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास E नॉट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए मसला बन जाएगा, बिकॉज वो फिजिबल नहीं होगा, रिएक्शन नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो E नॉट अगर नेगेटिव होगा तो हमारे पास डेल्टा G जो है वो पॉजिटिव में आएगा, ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी, आइडियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आपको मैं ये बता रही थी कि आपको या तो लेटमर डायग्राम यानी इस तरह से इक्वेशंस दे दी जाएंगी और कहेंगे कि लेटमर डायग्राम लिखें, या फिर आपको ये कह दिया जाएगा, ये पहले ये भी दे दिया जाएगा और साथ में लिख दिया जाएगा कि कंप्यूट दिस रिएक्शन अंडर लेटमर डायग्राम और प्रूव दैट Fe पॉजिटिव 3 लीड्स टू फॉर्म Fe0 while its electrode potential will be -0.057 वोल्ट। ठीक है, ये हमने कंप्यूट करना है। तो अब अगर हम
सिंपल वे में देखें, यानी कि मतलब हमें लेटमन डायग्राम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम इनके ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें और हम क्या करें कि जी हम इन दोनों को हमने यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचना है ना, Fe पॉजिटिव 3 से हमने Fe पे पहुँचना है, तो हम क्या करें कि इनके जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं उनको जो है प्लस कर लें। तो ये इनका जो इनको जो मैंने इनको प्लस किया तो मेरे पास है 0.30 वोल्ट, लेकिन जो इन्होंने कहा है हमें कि Fe पॉजिटिव 3 से Fe के पास जब जाता है तो ये माइनस 0.057 वोल्ट देता है और हमारे पास इनको प्लस करने से तो ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो तरीका है ये गलत है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया ना, किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ कंपैरिजन करके फाइंड आउट किया गया, ये वाला प्लस करके या उनके जो वैल्यूज दी गई हैं उनके साथ उनको सॉल्व करके हम जो वैल्यू निकालते हैं वो गलत होती है। अब हमने प्रूफ ये करनी है कि इसका आंसर ये आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और इस वाली इक्वेशन में ये क्या चीज़ है, ई नॉट है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ई नॉट निकालना है। तो पहले हम ये रिएक्शन लिख लेंगे कि यहाँ से यानी कि Fe पॉजिटिव 3 से Fe में कैसे गया, इसके लिए 2 स्टेप्स हैं। Fe पॉजिटिव 3 से ये वाली इक्वेशन अगर हम देखें तो हमें पता है ना, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए इसने 2 रिएक्शंस की हैं। पहला रिएक्शन Fe पॉजिटिव 3 से Fe पॉजिटिव 2 बनाया, फिर Fe पॉजिटिव 2 से Fe बनाया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। Fe पॉजिटिव 3 से Fe बनाया, Fe पॉजिटिव 3 से Fe पॉजिटिव 2 बनाया, Fe पॉजिटिव 3 ये वाली इक्वेशन से एक इलेक्ट्रॉन निकला और Fe पॉजिटिव 2 यहाँ से यहाँ पर अगर आएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है ना, ये अगर ना भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि Fe पॉजिटिव 3 से Fe पॉजिटिव 2 बनाया, तो इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन इमिट किया है और उसका ई नॉट हमें दिया गया है। ई नॉट इस इक्वेशन के अंदर 0.77 वोल्ट है। हमने इसका निकालना है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी नॉट लिखा इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो माइनस एन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1। एफ कितना है, फेरेडेज कांस्टेंट है, इसको वैसे ही रहने देते हैं। ई नॉट इस इक्वेशन का कितना है, 0.77 वोल्ट। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया माइनस 0.77 फेरेडेज कांस्टेंट एंड वोल्ट्स में ये वैल्यू आ गई। मैंने एफ की वैल्यू पुट नहीं करनी बिकॉज आगे इसको मैं कैंसिल कर दूंगी। पुट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, हमने दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करना है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अच्छा जी, ये इक्वेशन एक होगी, यहाँ से यहाँ पर हम आ गए जिसका हमने डेल्टा जी निकाल लिया, गिब्स फ्री एनर्जी निकाल ली। हमें ई नॉट दिया गया था, हमने गिब्स फ्री एनर्जी निकाल लिया। दूसरा ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, Fe पॉजिटिव 3 से Fe पॉजिटिव 2 वाला। अब दूसरा रिएक्शन क्या, Fe पॉजिटिव 2 से Fe के लिए, तो ये वाला रिएक्शन हमारे पास आएगा Fe पॉजिटिव 2 से Fe के अंदर गया। तो Fe पॉजिटिव 2 से जब Fe में गया तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि +2 था, यहाँ पर 0 पे आ गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ओमिट किए हैं और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दिया गया है माइनस 0.47 वोल्ट का। इसका भी डेल्टा जी निकाल लेना है। डेल्टा जी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, माइनस एन एफ ई नॉट माइनस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते 2 हैं इस इक्वेशन के अंदर। फेरेडेज कांस्टेंट वैसे ही लगा दिया, ई नॉट की वैल्यू आपको दी गई थी 0.47 वोल्ट और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये बना 0.94 फेरेड वोल्ट, फेरेडेज कांस्टेंट वोल्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देने। इसका प्लस करने का क्या मकसद है कि हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। कैसे, अब हम पहले ये लिख लेते हैं, इनमें देख लेंगे कि कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, ये Fe पॉजिटिव 2 इस Fe पॉजिटिव 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब हम, आपको पता है कि जब हम इसको मैंने बैलेंस नहीं किया, लेकिन जब हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बैलेंस करके और उनको ओमिट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम पहले ही मैंने बताया कि लेटमन डायग्राम के अंदर या उसके अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमने वैसे भी नहीं लिखने ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं, इसको हम बैलेंस की तरफ नहीं जा रहे, तो ये Fe पॉजिटिव 3 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत मैटर करेंगे, काटने नहीं है हमने, क्योंकि हम इक्वेशन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। डेल्टा जी नॉट जो है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इस्तेमाल होने, इस वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं, 3। ये वाला Fe पॉजिटिव 2 इस Fe पॉजिटिव 2 के साथ कैंसिल हो गया था, बाकी जो हमारे पास बच गया वो E है। अब डेल्टा जी जब हमने इन दोनों को प्लस किया है तो डेल्टा जी को भी प्लस करेंगे, इसको और इसको आपस में प्लस कर देंगे। जब इन दोनों को प्लस करते हैं किसको, माइनस 0.77 फेरेडेज कांस्टेंट वोल्ट को 0.94 फेरेडेज कांस्टेंट वोल्ट के साथ, तो हमारे पास आता है 0.17 वोल्ट फेरेडेज। ठीक है, ये हमारे पास इनका डेल्टा जी आ गया।
अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू आ गई है और हमने इस डेल्टा जी को इस्तेमाल करते हुए इस रिएक्शन से इस रिएक्शन पर ये चीज़ प्रूफ करनी है कि इसका जो ई नॉट की वैल्यू है वो 0.057 आएगी, क्योंकि इस रिएक्शन की तो ई नॉट नहीं दी गई थी ना, हमने ये प्रूफ करनी है, हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे कि डेल्टा जी आ गया, हमारे पास वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ये ई नॉट हमारे पास है। अब हमने यहाँ से ये सब कुछ प्रूफ करने के बाद इसकी वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इस ई नॉट की वैल्यू साइड पे कर लेते हैं और हम क्या करते हैं कि ये पूरी वैल्यू उठा के नीचे ले जाते हैं, तो डेल्टा जी नॉट बाय माइनस एन एफ के, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या करते हैं, हम डेल्टा जी की वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा जी जो है वो हमारे पास 0.17 वोल्ट, साथ में फैराडेज कांस्टेंट था, इसके साथ भी फैराडेज कांस्टेंट था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है, फैराडेज कांस्टेंट से कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.057 वोल्ट। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि ये 0.057 वोल्ट जो है, इससे यहाँ पर आने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल न्यूमेरिकली हम किस तरह से लेटमर डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, ये 2-3 एग्जांपल करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। एक और क्वेश्चन है कि गिवन द ई नोट वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, Mn पॉजिटिव 6 से Mn पॉजिटिव 5 की तरफ जा रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1. ये लेटमर डायग्राम आपको दी गई है ना, 1.28 वोल्ट है। Mn पॉजिटिव 5 से Mn पॉजिटिव 4 पे जा रहा है जिसकी ई नॉट की वैल्यू 2.9 वोल्ट दी गई है। Mn पॉजिटिव 4 से Mn पॉजिटिव 3 की तरफ जा रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.9 वोल्ट दी गई है। Mn पॉजिटिव 3 से Mn पॉजिटिव 2 पे जा रहा है और उसकी वैल्यू 1.5 वोल्ट दी गई है। द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर Mn पॉजिटिव 6 टू Mn पॉजिटिव 2 इज, ये आपका क्वेश्चन है। Mn पॉजिटिव 6 से Mn पॉजिटिव 2 का यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर आऊँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब अगर आप इन सबको प्लस करके, यानी कि अगर ये प्लस में आई जो भी इनका प्रोसेस होगा, यानी कि अगर प्लस माइनस के जो भी साइंस होंगे साथ में सॉल्व कर लें तो जो आंसर आएगा वो Mn पॉजिटिव 6 से डायरेक्ट Mn पॉजिटिव 2 की तरफ आए तो वो आंसर इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल नहीं होगा। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने सारे रिएक्शंस को अलग-अलग लिख लेना है। ये लेटमर डायग्राम आपको दी गई है, आपने हर रिएक्शन को Mn पॉजिटिव 6 से Mn पॉजिटिव 5 को पर इतना, Mn पॉजिटिव 5 से Mn पॉजिटिव 4 को इसका एक रिएक्शन लिख लेना है। Mn पॉजिटिव 4 से Mn पॉजिटिव 3 का रिएक्शन लिख लेना है। Mn पॉजिटिव 3 से Mn पॉजिटिव 2 का रिएक्शन लिख लेना है। ये देखिए मैंने लिखा Mn पॉजिटिव 6 से Mn पॉजिटिव 5 पर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं 1.28 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। Mn पॉजिटिव 5 से Mn पॉजिटिव 4, ये सारी वैल्यूज आपको दी हो, आपको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सारी इक्वेशन ऐसे लिख लेनी है। फिर आपने क्या करना है कि ये वैल्यूज भी आपको दी गई हैं। दूसरा हमारा ये होता है कि हम उसको डेल्टा जी की वैल्यू, हर स्टेप की डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने ऐसे किया, हर एक की हमने डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लेनी है। डेल्टा जी की वैल्यू के लिए हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना माइनस NF ई नॉट। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं। +6 से +5 की तरफ आया, इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है। अगर यहाँ पे +6 से +4 की तरफ आ रहा होता तो हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखते, लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सो दैट हमने 1 लिखा। नेगेटिव वैसे ही आ गया, F की वैल्यू वैसे लगा दी और ई नॉट की वैल्यू आपको दी गई है 1.28। इस तरह करके सबका डेल्टा जी निकाल लेना, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप इक्वेशंस लिख लेनी है। दूसरा स्टेप है आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हुए फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लगानी और आपने साथ में ई नॉट की वैल्यू लगा के डेल्टा जी निकाल लेना है हर स्टेप का। 2 बातें हो गई। तीसरा स्टेप आपका ये है कि आपने डेल्टा जी, जितने भी आपके डेल्टा जीज हैं उन सबको प्लस करके एक सिंगल डेल्टा जी निकाल लेना है, जैसे कि हमने पिछले वाले इक्वेशन के अंदर इनको कंबाइन किया था और साथ में डेल्टा जी की वैल्यूज को भी कंबाइन किया था, प्लस कर लिया था। तो यहाँ पर भी हमने डेल्टा जी की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। डेल्टा जी की वैल्यू होगी, यानी कि इस पूरे रिएक्शन के अंदर डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी इतनी है, फैराडेज कांस्टेंट 7 लगेगा।
चौथे स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि डेल्टा जी की वैल्यू आ गई और उस डेल्टा जी की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए ई नॉड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कहाँ से कहाँ तक की, mn पॉजिटिव 6 से mn पॉजिटिव 6 से mn पॉजिटिव 2 के लिए, mn पॉजिटिव 6 से mn पॉजिटिव 2 के लिए। यहाँ पर से यहाँ तक की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़रूरी आपको काउंट करने हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इसके अंदर वो कितने हैं जी। 6 से 2 पे आ गया तो 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। ये आ गया हमने डेल्टा जी की वैल्यू, एक तरफ हमने लिख दी डेल्टा जी की वैल्यू और एक तरफ हमने लिख दी डेल्टा जी का फॉर्मूला NF E नॉट इज इक्वल टू है डेल्टा जी की जो हमने वैल्यू निकाली है वो, और ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। एफ को एफ के साथ कैंसिल कर दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको समझा दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने खास तौर पे देखने हैं वो 4 आ गए और आपने इनको सॉल्व किया तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 1.66 वोल्ट। तो आंसर हमारा mn पॉजिटिव 6 से mn पॉजिटिव 2 की तरफ जब हम गए तो हमारा जो आंसर आया वो 1.66 वोल्ट आया। ठीक है, और अगर आप इसको इन सबको इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके देखेंगे तो ये आंसर और 1.66 का आंसर ये एक जैसा आंसर नहीं होगा। सो दैट आपको गिब्स फ्री एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ई नॉड की वैल्यू निकालनी है। आई होप सो कि दिस इज वेरी क्लियर नाउ। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इस तरह से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि गिवन द ई नॉड फ्रॉम Fe पॉजिटिव टू Fe इतना है, ई नॉड की वैल्यू दी गई है। ई नॉड Fe पॉजिटिव 2 से Fe में इतना है। द वैल्यू ऑफ द ई नॉड फ्रॉम Fe पॉजिटिव 3 टू Fe पॉजिटिव 2 इज, इनमें से कौन सी होगी। वोल्ट लिखा हुआ है, वोल्ट 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 वोल्ट। ठीक है, तो ये दिखने में तो एक MCQ लग रहा है, लेकिन ये एक MCQ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है। जाहिर है आप इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आप इसके आंसर्स तक पहुंचेंगे ना। तो आइए करते हैं इसको। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 के अंदर आपने इक्वेशन लिख लेनी है, इससे इस तक की इक्वेशन लिख लें। Fe पॉजिटिव 3 से Fe नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं ये आपने खुद निकालने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है वो कितना है। Fe पॉजिटिव 3 से Fe, ये आपको दिया रिएक्टेंट, ये आपको दिया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में लिखेंगे और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लिखेंगे साथ में, ये हमने ऊपर लिख दिया। सिमिलरली दूसरा रिएक्शन हमने लिखना है, Fe पॉजिटिव 2 से Fe में गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे बीच में और उसकी वैल्यू इतनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो भी आपने लिख लिया। तीसरा इन्होंने कहा कि अब जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ई नॉट की वो Fe पॉजिटिव 3 से Fe पॉजिटिव, यानी कि ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप खुद लिखेंगे। तो हमने क्या करना है कि हाँ ये हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस में कोई इक्वेशन ऐसी नहीं बन रही ना, लेकिन अगर हम इसको उल्टा करके देखते हैं तो हमें लगता है कि Fe से Fe पॉजिटिव, ये देखो दोबारा ये ज़रा कि Fe पॉजिटिव 3 और Fe इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ये। अगर मैं इस इक्वेशन को देखती हूँ तो Fe से इस इक्वेशन के अंदर वही चीज़ नज़र आ रही है मुझे, Fe पॉजिटिव 3 से Fe के अंदर 0.44 आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको अपने इजी वे के लिए मैं इसको क्या करती हूँ कि इसको मैं रिवर्स कर लेती हूँ। Fe से Fe पॉजिटिव 2 बनाती हूँ तो ये जाहिर है ये अगर नेगेटिव में था तो ये प्लस में आ जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। और हमने क्या करना है, अब उसने हमें कहा क्या है कि Fe पॉजिटिव 3 से Fe पॉजिटिव 2 की तरफ हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Fe पॉजिटिव 3 से Fe पॉजिटिव 2 के का एक रिएक्शन लिखना है जिसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम पहले क्या करेंगे, इन सब का डेल्टा जी निकालेंगे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए। पहले इक्वेशंस लिख ली फिर डेल्टा जी निकालिए। डेल्टा जी आपको पता है कैसे निकालना है, नहीं समझ आई तो पीछे वाली थोड़ा सा पीछे करके आप रिवर्स करके इसको चेक करें कि ये हमने कैसे निकाली। सबकी वैल्यूज़ निकाल ली, वैल्यूज़ निकालने के लिए ये वैल्यूज़ आ गई, डेल्टा जी की वैल्यूज़ आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने ऐड कर देना। मैंने अब इस इक्वेशन नंबर इस वाली इक्वेशन को नहीं बल्कि मैं कंसीडर करूँगी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, इन दोनों को ऐड कर देना। जब मैं इनको ऐड करती हूँ दोनों इक्वेशंस को तो डेल्टा जी को भी जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती जो कि मेरा टारगेट पॉइंट था कि Fe पॉजिटिव 3 से, क्वेश्चन में ये कहा गया था ना Fe पॉजिटिव 3 से Fe पॉजिटिव 2 में जाए, तो Fe पॉजिटिव 3 से Fe 2 में जाते हैं जब मैं इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस था Fe पॉजिटिव 3 से Fe पॉजिटिव 2 में जाना। इसी वजह से मैंने इस इक्वेशन को रिवर्स किया था। ठीक है, और रिवर्स करने के लिए माइनस का जो साइन था उसको मैंने प्लस में कर दिया, जाहिर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन गई जो इक्वेशन मुझे ज़रूरत थी, मैंने इसका ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था। सो दैट इनको प्लस किया। अच्छा जी, तो साथ में मैंने
जो इनकी वैल्यूज़ आई थी उसका डेल्टा जी भी प्लस कर लिया, जैसे कि हम पहले करते हैं। ये उसका डेल्टा जी आ गया और साथ में हमने ई नॉट इस तरफ लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया माइनस NFE। इस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इन्वॉल्व था, 1 FF से कैंसिल किया और ई नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.76 वोल्ट। सो दैट मूविंग फ्रॉम Fe+3 टू Fe+2 द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी 0.76 वोल्ट। और ये हमारा आंसर ये वाला ठीक हो गया। सो दैट ये हमारा आंसर ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अब आपके लिए ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है बाय योरसेल्फ। इसका आंसर है 0.335 वोल्ट। गिवन द ई नॉट फ्रॉम कॉपर पॉजिटिव, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। इसका जो ई नॉट दिया गया है वो 0.15 वोल्ट है। ई नॉट फ्रॉम कॉपर पॉजिटिव टू कॉपर 0, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने खुद लिखते हैं बीच में, और 0.52 वोल्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई नॉट फ्रॉम ई पॉजिटिव टू डायरेक्टली ई नॉट। पहले आप इसकी लेटमेंट डायग्राम लिखेंगे, उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 करेंगे और ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे। और ई नॉट की वैल्यू जब निकालेंगे तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि 0.335 वोल्ट आना चाहिए। सो दैट दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, जिसके अंदर हमने रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिक देखा, उसकी टाइप्स देखी। 5 टाइप्स के रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। फिर हमने लेटमेंट डायग्राम, जो कि एक नई हमारे पास टर्मिनोलॉजी थी, उसको स्टडी किया, जिसके अंदर हमने ये बताया कि लेटमेंट डायग्राम एक्चुअली ऑक्सीडेशन एक ही एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डायग्रामेटिक प्रेजेंट किया जाता है विद देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और विद देयर गिवन स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल्स के साथ। अगर हम उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, तो उसको हम कहते हैं लेटमेंट डायग्राम। और लेटमेंट डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी जो रिएक्शन है उसकी फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी और गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें हम उसमें से बता सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर आपको जो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसके अंदर मैंने आपको ई नॉट निकालना सिखा दिया है, डेल्टा जी निकालना सिखा दिया, यानी कि आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पूछा जाए किसी खास स्टेप का, आप वो निकाल सकते हैं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी किसी खास स्टेप की पूछी जाए वो निकाल सकते हैं, और टोटल गिब्स फ्री एनर्जी पूछी जाए वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन पूछा जाए तो भी आप वो बता सकते हैं कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन कैसे पता चलेगी, जब हमारा डेल्टा जी जो है उसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी। तो ये सारी बातें आप इस लेक्चर से समझ चुके हैं, और इस तरह के अगर न्यूमेरिकल्स आ जाएं तो वो आप उसको अच्छे तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।